Space checked. चला दूंगी Meet this KJHM dialog. Speech mode off. आदरणीय रतन कुमार सांभरिया सर, आदरणीय अरुण कहरबा सर, भाई कपिल भारद्वाज, भाई नरेश, डॉक्टर अम्बरीक सर और अन्य जुड़े साथियों, आज की इस वेबिनार श्रृंखला में मैं शैलेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा परिचर्चा का जो विषय हमने निर्धारित किया है वो दलित कथा साहित्य में जो चेंजिंग हुए हैं, जो दलित कथा साहित्य का समकालीन परिदृश्य है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमने ये विषय निर्धारित किया है। और हमारे मुख्य वक्ता जो हैं आदरणीय रतन कुमार सांभरिया सर हैं। आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं सर। आपकी रचनाएं केवल इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। कई अलग अलग पक्षों पर आपने अपनी बातें कही हैं। दलित साहित्य की कहानी ने या कथा ने जब सही करवट बदली थी, मंडल आयोग के बाद जब कहानी कथा साहित्य सक्रिय रूप में उभरा था, उस समय की जो पुकार थी, उस समय की जो ज़रूरत थी साहित्य की, उसकी आवाज़ बनने वाले लेखकों में से आप भी थे सर। आपका लिटरेचर करीब करीब 40 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सी भाषाओं में अनुदित हैं। आपके साहित्य पर 40 से ज़्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं। महोदय, आपने बहुत सहज भाव से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारी टीम आपकी आभारी है। महोदय, ज़्यादा औपचारिकता में समय ना लगाते हुए मैं सीधा आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और दलित साहित्य में जो कथा साहित्य है उसका जो पक्ष है, 3 दशक से ऊपर का जो ये टाइम गुजरा है, विशेष तौर से इसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहें। सांभरिया सर। धन्यवाद भाई शैलेंद्र जी, कपिल जी, गौरव जी, अनिल जी तथा अन्य साथियों। शैलेंद्र जी का जब ये फोन आया कि सांभरिया जी आपको हमारे साथ जुड़ना है और दलित साहित्य पर आपने अपनी बात रखनी है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हम सब साथी मिलकर के दलित साहित्य पर अपनी बात रखते हैं। शैलेंद्र जी ने अभी कहा कि आपको दलित साहित्य पर ही बोलना है और वो भी विशेषतः कहानी पर अपनी बात आधारित रखनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित साहित्य, उपन्यास, कहानी, कथा साहित्य की कह रहा हूँ मैं सर, कहानी की नहीं कोई मैं आ जाऊँगा, अभी को उसी पे आ रहा हूँ। जी सर, जी सर। मैं पहले पूरा दलित साहित्य में बोलूँगा 5 मिनट, उसके बाद में इसमें आऊँगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात। ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। दलित साहित्य क्या है तो आ जाए एक बार। हाँ। उसके उसके बाद में कथा साहित्य पे आ जाऊँगा। पहली कहानी कौन सी ये भी आपको बताऊँगा दलित साहित्य की। पहली कहानी तक भी आऊँगा मैं जी। पहली कहानी कहाँ से शुरू होती है, उसके बाद में आज तक की कहानी तक भी आऊँगा मैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो अपनी बात है वो रखता हूँ, दलित साहित्य क्या है एक्चुअल में और क्यों है, दलित साहित्य की जरूरत कहाँ पड़ी है हमें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दलित साहित्य सभी विधाओं में लिखा जा रहा है, जिनमें कहानी भी एक है, क्योंकि कहानी साहित्य की एक पुरानी विधा है और अधिक पढ़े जाने वाली विधा है। और कहानी के माध्यम से जिस प्रकार से हमारा दलित साहित्य सामने आया है वह एक अनूठे तौर पर हमारे सामने आता है। दलित कहानी क्यों रची गई और क्यों रची जाती है, तो इसके पीछे हमारी वर्ण व्यवस्था भी है। कहानी जीवन का एक अंग होती है, जीवन के केंद्र में घूमती है और जीवन को लेकर के ही लिखी जाती है। जीवन चाहे दुश्वारियां का हो, चाहे विषमताओं का हो, चाहे अच्छाई का हो, चाहे बुराई का हो, चाहे उत्पीड़न का हो, चाहे किसी भी और अन्य आयाम का हो, लेकिन जीवन के साथ कहानी जुड़ी होती है। तो हमारी जो कहानी है वो जुड़ती है वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसको मैं अब थोड़ा सा डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसका विवेचन करना चाहूँगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है। रोटी बंदी, बेटी बंदी,
जातिबंदी और व्यवसाय बंदी, ये चार स्तंभ हैं जिन पर ये व्यवस्था खड़ी हुई है। यानी जाति के आधार पर जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता जाता है वह अपनी जाति को माथे पर लगे चंदन तिलक की भांति दिखाना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति जाति से जितना छोटा होता चला जाता है वह अपनी जाति को कोड के दाग की तरह से छुपाए रहना चाहता है। हमारी जो कहानी है, इसके जो कोड का दाग और चंदन तिलक, इन दोनों का जो भीतर का अंतर है, इन जो भीतर का द्वंद्व है, इसको लेकर के लिखी जाती है। और ये कहानी डॉक्टर अंबेडकर के उस बात को जो उन्होंने गांधी जी की बात से अलग कही है, क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज की या यूं कहें कि हिंदू समाज की एक रीढ़ मानते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर उसी वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज का कोड मानते हैं। अब जो रीढ़ और कोड का जो अंतर है, रीढ़ और कोड के बीच के जो वैचारिक अंतर्द्वंद्व है, हमारी कहानी उसको लेकर भी आगे बढ़ती है। कहानी क्यों लिखी जाती है, यानी मैं अपनी दृष्टि की बात करूं, ये कहानी क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कहानी एक समय केवल दुश्वारियों का वर्णन रहा करती थी, लेकिन आज दलित कहानी ने बड़ी करवट ली है और वो न केवल जीवंत हुई है बल्कि उसमें जिज्ञासा भी आई है, उसमें चेतना आई है और वो आदमी को, पाठक को झकझोरने के लिए एक मजबूत विधा के रूप में हमारे सामने आती है। चाहे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के 2500 का 150 कहानी ले लें, चाहे मेरी कहानी फुलवा ले लें जो लगभग देश के 22 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उस फुलवा कहानी में भी यही है, वर्ण व्यवस्था ही उसके जड़ में है। फुलवा गरीब परिवार की एक महिला होती है जो एक जमींदार के घर काम करती है, और काम भी उसे किस रूप में मिल जाता है, उसका जो पति है जो जमींदार के काम कर रहा होता है, एक दिन वह जमींदार के जो नया बैल आया है वो बिगड़ैल है और उसको हल जोतने के लिए ठीक कर रहा था कि वह बैल फुलवा के पति के पेट में सींग घुसेड़ देता है और वहीं तड़प तड़प करके मर जाता है। तो जब वो तड़प तड़प करके मर गया तो फुलवा को भी जमींदार की टहलवाई मिल गई, जैसे उसको एक तरह से जैसे रोजगार ही मिल गया, और वो रोजगार भी उसकी पीड़ा से जुड़ा हुआ रोजगार था। क्या कि मान लो कि पशुओं का चारा पानी करना, उसका गोबर उठाना, उनको और जो टहलवाई थी घर की वो करना, लेकिन वो लगातार एक चेतना से जुड़ी रही और वो चेतना उसकी बाबा साहब की इस बात से जुड़ती है कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है। यानी जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें बौद्धिकता भी आएगी, तर्क शक्ति भी आएगी, वो आगे बढ़ने का अपना साहस भी पैदा करेगी। तो फुलवा ने एक सोच पैदा हुई कि अपने बच्चे को पढ़ाने लग गई वो राधा मोहन को। समय कैसा बदलता है कि जो फुलवा जमींदार रामेश्वर के घर काम कर रही होती है, उसी फुलवा का वह लड़का जो एक चौक में जहां पर पशु गोबर करते थे वो उसकी बुहारी क्या करती थी, उसकी एक जो दीवार है, डोली है, उसकी जो आड़ है, उसकी जो छाया है, उसमें वो पढ़ रहा होता है। लेकिन वही होनहार बच्चा एक समय एसपी बन जाता है, अपनी तैयारी करके एसपी बनता है। फुलवा उसके साथ आ जाती है। अब समय करवट भी लेता है कि वही रामेश्वर सिंह जिसने कभी फुलवा के मटके पर
पानी जब फुलवा मांग रही थी उससे तो थूक देता है और पानी नहीं डालता है। फुलवा उसी मटके को वहीं तोड़ करके आ जाती है। यहीं से उस कहानी की चेतना शुरू होती है, फुलवा में चेतना शुरू होती है कि किस प्रकार से जमींदारी से टक्कर ली जा सकती है। वो केवल टक्कर शिक्षा ले सकती है, वो तो पढ़ नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा इस शिक्षा लेकर के इससे टक्कर ले पाएगा। निश्चित रूप से राधा मोहन ने टक्कर ली, एसपी बना पढ़ लिख करके, कंपटीशन दे करके। और जब वो एसपी बना तो समय कितना बदलता है कि जो रामेश्वर सिंह है वो अब जमींदार नहीं रहा, 5 भाइयों में जमीन बट गई, उसका लड़का जो है मारा मारा घूम रहा है और रोजगार नहीं मिलता है। तो वो फुलवा के घूमता 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 एक दिन फुलवा के घर ही आ जाता है शाम को। और जब फुलवा की कोठी वो देखता है तो चकाचौंध हो जाता है कि ये वो फुलवा है जो हमारे घर टहलवे का काम करती थी, गोबर भारी करती थी, बिसरा रहता था इसका चेहरा, आंखों में आंसू रहते थे और बहुत परेशान रहती थी। आज कोठी के अंदर सुख में जी रही है। तो होता क्या है कि वो कोठी के अंदर चला तो जाता है, लेकिन उसका जो है अभिमान है, उसका जो जातीय अभिमान है, जाति का अहंकार है और व्यवस्था का उसके अंदर जो संस्कार है वो उसे नहीं छोड़ पाता है। वो फुलवा के घर का पानी तक नहीं पीता है। फुलवा खूब कहती है, आग्रह करती है, अनुरोध करती है, लेकिन घर का पानी तक नहीं पी पाता है। और वो उसी गांव के रहने वाले एक परती ब्राह्मणी है, उसके घर जाना चाहता है और फुलवा उसे खुद, फुलवा की सदाशयता इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो सदाशयता की है। अगर सदाशयता इस फुलवा कहानी में नहीं होती तो एक फुलवा कहानी इतनी कहानी मजबूत नहीं पाती। तो फुलवा में इतनी सदाशयता कि वो खुद छाता लेकर के, उसको साथ लेकर के, और परती जो ब्राह्मणी है उसे घर ले जाती है। परती ब्राह्मणी का घर देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसमें एक तरह से अलग तरह की करुणा भी आती है, उसको दया भी होती है। देखो ब्राह्मणी का घर तो कैसा है, और जो फुलवा हमारे घर एक नौकरानी की तरह से थी, चाकरी करती थी, आज उसका घर कैसा हवेली हो गई है। वो शाम को परती के घर खाना खा भी लेता है, सोता भी उन्हीं बिस्तरों पे जो फुलवा के घर से आए हैं। लेकिन समय कैसा बदलता है कि उसको वहां सुला दिया जाता है जहां पर बकरी बंधी हुई है, कुत्ता बंधा हुआ है। क्यों? कि परती को ये वहम है कि जानवर और जमींदार की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। क्योंकि जवान बेटियां हैं, बहू है, पता नहीं क्यों, तो उनको उसी जगह सुला देती है जहां पर बकरी और कुत्ता बंधे हुए थे। तो उस रात को होता क्या है, कुत्ता खांसने लगता है, बकरी की मिंगने उसको दुर्गंध आती है। एकाएक उसे फिर फुलवा की याद आने लगती है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह फुलवा के घर जाने के लिए सोचता है। तो बाहर देखता है कि बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन वो गेट खोल करके फुलवा के घर की ओर ही बढ़ जाता है। यहां पर जो परिवर्तन होता है, उस हृदय का जो परिवर्तन होता है, उस जमींदार का जो पत्थर हृदय है, वो जो पिघलता है जिस तरह से, और जो फुलवा के घर की तरफ कदम बढ़ाता है, वो नई चेतना भी है, नए युग का बदलना भी है। युग क्या है? युग जैसे मान लो कि ये सतयुग है, ये त्रेता युग है, द्वापर युग है, ये सब एक तरह से यूटोपिया की तरह से एक्चुअल में। युग तो संविधान के लागू होने के बाद में बदला है, क्योंकि वो युग अलग तरह का पौराणिक युग है, ये आधुनिक युग है जो बदला है। वो युग कैसे बदला है? वो हमारे सामने, हमने एक पीढ़ी की, हमारी एक पीढ़ी ने इस सारे युग को बदल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, अर्थ के क्षेत्र में भी और नौकरी के क्षेत्र में भी, सिर्फ एक अकेली पीढ़ी ने। और वो कैसे परिवर्तन हुआ? बाबा साहब शिक्षित बनो, बाबा साहब का सिद्धांत रहा है शिक्षित बनो, उसके आधार पर यह सारा परिवर्तन होता रहा है। अब मैं कहना चाहूंगा कि और अन्य साथी भी, जैसे हमारे दलित साथी हैं, कहानियां खूब लिख रहे हैं, अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, मैं उनका कोई वो नहीं कर रहा हूं, बढ़िया कहानी लिख रहे हैं। और कहानी, दलित कहानी आज एक नया मोड़ ले रही है, और वो मोड़ चेतना की ओर जाता है। क्योंकि जिस साहित्य में
चेतना नहीं होती, वो साहित्य भी नहीं होता। क्योंकि चेतना ही आदमी में परिवर्तन लाती है। क्योंकि दलित साहित्य जो है, मैं आपको बताऊं, या दलित कहानी ले ली, दूसरा साहित्य ले ली, एक आपने देखा होगा कि जो समुद्र बह रहा है तेजी से, वो समुद्र तेजी से बह रहा है, खूब बह रहा है, लेकिन जो मरी मछली है, जो मरी मछली है वो इस समुद्र की लहरों के साथ साथ बहती है। आपने देखा होगा कि जो जिंदा मछली है वो समुद्र की लहरों को काटती हुई अपने होने का एहसास कराती है। तो दलित साहित्य धारा के साथ मरी मछली की तरह से बहने वाला साहित्य नहीं है। ये साहित्य वो साहित्य है जो मछली धारा को काटती हुई आगे बढ़ती है। यानी ये साहित्य जो व्यवस्था जो चली आ रही थी, जो विसंगतियां चली आ रही थी, जो कुरीतियां चली आ रही थी, उनको तोड़ने वाला साहित्य है। और ये अपना एहसास कराता है कि हमारा दलित साहित्य ये है, और दलित साहित्य ही आज मुख्य धारा की तरफ जा रहा है। बात मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य धारा क्या है दलित साहित्य में, जिसमें कहानी भी आ जाएगी आपकी। मैं इसको अपनी खुद के साहित्य से जोड़ना चाहता हूं। मुझे कोई इस बात में कहने में कोई उजर नहीं है, फक्र है इस बात का, मुझे इस बात का फक्र है कि दलित समाज से हूं तो हूं। लेकिन जब मैं साहित्य में आया तो मैंने सोचा कि साहित्य तो सबके लिए होता है, कोई भी लिखेगा, कोई भी पढ़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ शब्द तो अपना होता है। जब वो छप जाता है तो सार्वजनिक हो जाता है, कोई पढ़ेगा। तो जो दलित साहित्य है, जो लिखा जा रहा था, कुछ दलित साहित्य की अपनी सीमाएं भी रही। वो केवल कुरीतियों को तोड़ता है, लेकिन ये प्रतिशोध नहीं लेता, प्रतिरोध का साहित्य है। प्रतिरोध का मतलब जो नकार का साहित्य है, यानी जो थोपी हुई कुरीतियां हैं, उनको ये साहित्य हमारा तोड़ता है। ये साहित्य उन वंचनाओं को भी नकारता है जो ये कहती है कि ये अछूत है, इससे भेदभाव बरतो, इसको दूर रखो, इसको धार्मिक स्थलों पर मत जाने दो, इसको कुओं पर मत चढ़ने दो, इसका हाथ का मत छो। इसका भी प्रतिरोध हमारा साहित्य करता है। दो तरह का दलित साहित्य कुछ सामने आने लगा है। पहले तो मैं अपनी वो बात कह दूं कि मुख्य धारा का साहित्य क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि मैं दलित समाज से आता हूं, तो इसमें मुझे कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, क्योंकि दलित भी ही तो व्यक्ति है, वो भी तो एक इंसान है, और ये इंसान आज देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके चल रहा है। देश को विकसित करने में दलितों का भी उतना ही योगदान है जितना कि अन्य समाज का रहा है। तो मुख्य धारा की जो बात मैं कह रहा हूं कि मैं दलित साहित्यकार हूं, लेकिन मेरी 54 कहानियां आज तक प्रकाशित हुई है। एक भी कहानी किसी दलित पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई। अमेरिका की अन्यथा से लेकर के और भारत की तमाम जो पत्रिकाएं हैं बड़ी, सबसे ज्यादा मेरी कहानियां अगर प्रकाशित हुई तो हंस में हुई है। जो फुलवा की अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये मई 1997 में फुलवा कहानी हंस में ही प्रकाशित हुई थी, और राजेंद्र यादव जी ने इस कहानी को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था। तो 54 कहानियां हैं मेरी, एक भी कहानी किसी दलित पत्रिका में नहीं छपी। 7 उपन्यास है, उसके 35 अध्याय हैं, उनमें से 34 अध्याय उसके प्रकाशित होने से पूर्व ही छप चुके, लेकिन उनमें से कोई भी एक अध्याय दलित पत्रिका में नहीं छपा। मेरी 150 के आसपास कहानियां हैं, वो लघु कथाएं हैं। वो लघु कथाएं भी, अधिकांश लघु कथाएं गैर दलित पत्रिकाओं में छपी है। और अब जो नटनी उपन्यास जो लिखा जा रहा है, और वो जो अभी वो संभावना ये है कि वो पुस्तक मेले में आ जाएगा, उसके अभी तक 10 अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वो किसी भी दलित पत्रिका में
प्रकाशित नहीं हुई। तो हमें ये साहित्य को केवल ये नहीं लेना चाहिए दलित साहित्य है, निरीह साहित्य है, ये धारा से अलग साहित्य नहीं, साहित्य साहित्य ही है अगर हम उसको चुनौती में लेते हैं। तो मैंने साहित्य को चुनौती के रूप में लिया, और ये साहित्य हमारा जो है जिसमें और साथी भी लिख रहे हैं उनका भी साहित्य है। जयप्रकाश करदम भी अच्छा लिख रहे हैं, जैसे रजनी दिसोदिया की जो चारपाई कहानी बहुत अच्छी कहानी है। शिवराज सिंह बेचैन लिख रहे हैं, उनकी पत्नी रजतरानी मीनू लिख रही है, विपिन बिहारी लिख रहे हैं। तो ये सारी जो साथी मिलकर के जो सृजन कर रहे हैं वो हमारे जो साहित्य है उसको समृद्ध कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा था आपको कि इन दिनों दो तरह का दलित साहित्य लिखा जाने लगा है। कुछ लोग भटके भी हैं, नाम नहीं बताऊंगा। एक दलित साहित्य है ब्राह्मणवादी दलित साहित्य, एक दलित साहित्य अंबेडकरवादी दलित साहित्य। ब्राह्मणवादी दलित साहित्य उस व्यवस्था का पोषण करता है जिस व्यवस्था का अंबेडकरवादी साहित्य नकार करता है। अंबेडकरवादी साहित्य अंबेडकरवादी होता है, उसमें ब्राह्मणवाद के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। तो ये दो तरह का साहित्य है। तो जो दलित साहित्य अधिकांश 80% के आसपास है साहित्य जो अंबेडकरवादी दलित साहित्य है, और अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने जो हमें राह दिखाई उसको लेकर के लिखा जाने वाला साहित्य है। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि जिसमें कहानी भी आ जाएगी कि लिखा खूब जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है दलित साहित्य, लेकिन लिखा क्या जा रहा है इसको सोचने की बात है कि खूब जो है, खूब का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी खूब मात्रा में लिखा जा रहा है, खूब मात्रा में लिखा जा रहा है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, क्या का मतलब होता है, क्या का यहां से है मेरा कि वो क्वालिटी से है। अब जैसे मान लो कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी है, उसने कहा था, अलग उन्होंने दो अन्य कहानियां और भी हैं उनकी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, लेकिन जो उनकी विश्व प्रसिद्ध कहानी है वो उसने कहा था कहानी से। तो जो दलित साहित्य है, चुनिंदा दलित साहित्य, निश्चित रूप से वो क्वालिटी की तरफ ध्यान देता है, क्वांटिटी की तरफ नहीं देता। चाहे वो कितना भी लिखा गया हो, लेकिन वो क्वांटिटी की तरफ ही जाता है। दलित साहित्य जो पहले जो माना जा रहा था, जैसे मान लो कि अपन आजादी से पहले की बात करें, संविधान लागू होने से पहले की बात करें, आज की नहीं। एक समय था जब ब्राह्मण की सुरक्षा जो है धर्म ने की, क्षत्रिय की सुरक्षा उसके बल ने की, और वैश्य की सुरक्षा उसके धन ने की। और जो दलित वर्ग है, जो दलित वर्ग है उसका धर्म केवल तीन जो ऊपर की जातियां हैं, जो वर्ण हैं, उनकी सेवा को ही अपना धर्म मानने लग गया, वही उसकी सुरक्षा हो गई। अब की जो ऊपर के तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा करोगे वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी सुरक्षा है। लेकिन आज का जो समय बदला है वो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसकी तरफ जाता है। हमारा साहित्य भी उसी की तरफ जाता है कि समानता का अधिकार है, वो छुआछूत का भेद न हो, अस्पृश्यता का अंत का साहित्य है, और वो समाज को समाज से जोड़ने का साहित्य है। आज हमें एक अंतर को और समझना होगा, जो हमारा दलित साहित्य, दलित कहानी जो अंतर कर रही है उसको भी हमें समझना होगा। एक होता है खींचना, और एक होता है, क्योंकि जैसे मान लो खींचने का है, जैसे मान लो कि कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको जो खींचने वाला हाथ है, एक तो होता है हाथ खींचना और एक होता है टांग खींचना। तो हमारे यहाँ साहित्य में जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं,
और लोगों से जो चर्चाएं हो रही है वो टांग खिंचाई मुझे बहुत कम नजर आती है। हमारा जो साहित्य है वो हाथ खींचने का जैसा है, क्योंकि हाथ खींचने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर रहता है और टांग खींचने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे रहता है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम ऊपर होकर के, जैसे आज हमारा मेरा दायित्व ये बन गया क्योंकि मैं इस उम्र में आ गया हूं, तो मेरा काम है कि जो अन्य साहित्यकार है, चाहे वो किसी भी उसका हो, जो नव अंकुरित है, जो नई पौध है हमारी, उसके हाथ को पकड़ करके ऊपर खींचे, उसको कलम 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 की कलम सिद्ध कैसे हो ये बताएं, और उसमें जो है ना साहित्य के प्रतिमान क्या होने चाहिए ये हम उनको बताएं। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि किस प्रकार से हम जो नवांकुरित हैं या जो नई पौधे हैं उनको साहित्य के क्षेत्र में कैसे लाएं। उसमें कुछ दलित भी आ जाते हैं, गैर दलित भी आ जाते हैं। अब जो है मैं आपको जो कहानी की बात आ रही थी, मैं कैसे लिखता हूं, मैं इसके बारे में बता करके फिर जो पहली दलित कहानी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर उसके बारे में और कोई बात, दूसरी बात और नहीं रखेंगे। तो मैं चाह रहा हूं मैं कैसे लिखता हूं। देखो, मैं अपने लेखन को, क्योंकि अधिकांश मेरी कहानियां हैं, मैं कहानी कैसे लिखता हूं मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं एक लेखक हूं, मैंने लिख ली कहानी, लिख ली कहानी। लिखने के बाद में मैंने उसको पढ़ा, एक लेखक की दृष्टि से ये कहानी पूरी हो गई है, लिख दी है मैंने। लेकिन मैं सोचता हूं ये बात कि लेखक के बाद में ये कहानी जाती प्रकाशक के पास। जब ये कहानी प्रकाशक के बाद में, किसी पत्रिका का जो प्रकाशक है उसके बाद में उसके पास जाती है, तो ये कहानी अभिवादन अथवा खेद सहित लौट करके आ जाएगी या स्वीकृत हो जाएगी। तो तब तक मैं उस कहानी पर केंद्रित रहता हूं जब तक कि वो स्वीकृति की रूप में नहीं आ जाए, यानी कहानी मेरी दृष्टि से, प्रकाशक की दृष्टि से भी खरी उतर जाए, तब मैं उस कहानी को दूसरे चरण में लेता हूं। तीसरा चरण और होता है कहानी का, मेरी का, कि कहानी लेखक ने लिख दी, संपादक ने उसको जो है पास कर दिया। अब ये कहानी किसी पत्र पत्रिका में छप दी गई और छपने के बाद में जब ये कहानी आलोचक की कसौटी पर आएगी, वो कहानी अपनी प्रतिमानों के तहत कितनी खरी उतरती है आलोचना की खराज पर, ये देखने की बात है। जब तक तो इसको तीसरी बार जो कहानी का हुआ है उस कहानी को मैं एक आलोचक की दृष्टि से पढ़ता हूं। आलोचक की दृष्टि से, अब किस कहानी में तात्विक विवेचन की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से, शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से, भाषा शैली की दृष्टि से, पात्रों के संरचना की दृष्टि से या इसकी बुनकर की दृष्टि से कहानी कहीं आलोचक की दृष्टि से झोल तो नहीं खा गई है, कहानी कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई है। उसको देखने के बाद में, संतुष्ट होने के बाद में, बिल्कुल उस कहानी को फिर मैं पढ़ता हूं पाठक की दृष्टि से, क्योंकि एक सजग पाठक है, जो सुधी पाठक है, वो बड़ा ईमानदार होता है। पाठक का एक दूर दराज से आया हुआ पत्र बड़ी ईमानदारी लेकर के आता है। संपादक भी समीकरण काट जाते हैं, आलोचक भी समीकरण काट जाते हैं, लेकिन एक सुधी पाठक आपका अपना होता है। तब उस कहानी को मैं पढ़ता हूं पाठक की दृष्टि से, क्योंकि पाठक जो है कहीं दूर से लिखता है, वो सुझाव भी देता है। क्योंकि सुझाव भी देता है, तो कई बार जो 2-3 कहानियां मेरी ऐसी हैं जो पाठकों के सुझाव के कारण उसका जो ना अंत के 2-3 लाइनें चेंज करनी पड़ी, कहानी जो ना चरम पर चली गई। बहुत अच्छी कहानी होगी, किसी ना तो किसी आलोचक ने बताया, ना किसी संपादक ने बताया, ना किसी साथी ने बताया, लेकिन दूर दराज से आए हुए पत्र उस कहानी को लेकर के सलाह देते हैं, और वो पत्र उस कहानी के अंत को बदलता है और कहानी बन जाती है, बन जाती है। मुझे भी ये महसूस होता है कि यार वास्तव में ये जो पत्र आया है, इसने ये पत्र लिखा है,
वास्तव में श्रुति पाठक है, क्योंकि लिखा हुआ शब्द तो अपना होता है, जो शब्द छप जाता है वो पाठक का हो जाता है, और पाठक का पर उस पर पूरा अधिकार होता है, उसकी आलोचना करे या उसकी सराहना करे। तो जो केवल सराहना वाले पत्र होते हैं उनको मैं कम तवज्जो देता हूं, जो आलोचक बहुत प्रशंसा करते हैं उनको भी मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि मैं उस आलोचक को पाठक का सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूं या पाठक का सबसे बड़ा विरोधी समझता हूं, जो आलोचक लेखक की कमर खुजाता है। लेखक की कमर खुजाने पर उस लेखक का जो सृजन कार्य है, उसकी सृजनशीलता है, वो बाधित होती है, वो आत्ममुग्ध होता चला जाता है, और आत्ममुग्धता कहीं ना कहीं जो है लेखन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। और ऐसे वाकये आए हैं जब किसी की एक कहानी बहुत चढ़ा दी गई, उसके बाद में उसकी उस स्तर की कहानी आई ही नहीं। जैसे कि मान लो कि अन्यथा न ले, ऑफ द रिकॉर्ड भी इसको मान लें कि संजय की कहानी आई थी कामरेड का कोट, वो कहानी बहुत चर्चित रही, खूब चर्चित रही, लेकिन संजय की उस कामरेड का कोट की जितनी प्रशंसा हुई और उसके ऊपर मान लो साल तक जो है उस पर आलोचनात्मक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रही, उस कहानी को श्रेष्ठ माना गया। लेकिन मैं उसके बाद में आश्चर्यचकित हूं कि संजय ने कहानियां तो खूब लिखी, लेकिन कामरेड का कोट जैसी कहानी उसके बाद में उनकी नहीं आई। तो मैं कहता हूं कि जो लेखक है, लेखक को प्रशंसा भी हो लेकिन एक सीमाओं के तहत, ऐसी नहीं हो कि लेखक का आत्ममुग्धता में ही चला जाए और उसका सृजन बाधित हो। अब जो बात मैं कह रहा था कि पहली दलित कहानी कौन सी है, उसकी तरफ मैं आता हूं। पहली दलित कहानी कौन सी है? ये कहानी है एडवोकेट भगवान दास की। भगवान दास वाल्मीकि समाज से थे और शिमला के रहने वाले थे, वकील हुए, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर उनका अच्छा कमांड रहा। उन्होंने कहानियां भी खूब लिखी, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी कहानियां जो है, जैसे मान लो कि चूहा है, समाधि है, शूद्र का श्राप है, ये सरिता और भीम पत्रिकाओं में छपी। लेकिन जो उनकी फसाद कहानी है, जो उनको उसने कहा था की तरह एक यादगार लेखक के रूप में हमारे सामने लाती है, वो उनकी फसाद कहानी है। और फसाद की पृष्ठभूमि 1949 में लिखी गई कहानी है, जो आजादी के पहले की है। भगवान दास जी ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात किया और उनसे 1943 में, फिर 1956 से पहले उनकी मुलाकातें रही, और उन्हीं के कहने पर वो सर्विस में आए और बहुत अच्छे लेखक, अच्छे विचारक, अच्छे चिंतक के रूप में समाज के सामने आते हैं। तो ये जो फसाद कहानी है, अपनी संवेदनशीलता, अपने कथानक, अपनी भाषा शैली और बुनावट के कारण एक अद्भुत कहानी है। और उस समय का जो परिवेश है, आजादी से पहले का, आजादी से पहले दलित समाज की क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से हावी थी और दलित किस प्रकार से पशुवत जी रहा था, ये उसकी कहानी है। जैसे मान लो कि अपन कबीरदास की पंक्ति को लें कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जागे अरु रोवे, ये इस कहानी का केंद्रीय कथानक एक तरह से। उस समय जमींदारों का शोषण चरम पर था। सामंतवाद की दहशत गर्दी जो है, एक एक हृदय के भीतर भय के रूप में समाई रहती थी। ये जो फसाद है,
ये जो एक तरह से फसाद दंगे को कहते हैं, फसाद जो है ये कि ऐसा फसाद नहीं था जो हिंदू मुसलमानों का फसाद हो, ईसाई हिंदुओं का फसाद हो, या कोई ऐसा फसाद हो जो अशांति पैदा करता हो। ये फसाद हिंदू और हिंदू के बीच का फसाद था। फसाद जातिवाद के वर्चस्व का फसाद था। अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों का शासन था और जमींदारों की वहां चलती थी। तो इस कहानी का जो नायक तो हालांकि कोई है नहीं, लेकिन जो सदलू चौधरी है, यानी जो चौधरियों जो वाल्मीकि समाज था, उस समय वाल्मीकि नहीं मेहतर कहा करते थे, तो मेहतरों का जो सदलू चौधरी है उसका लड़का है बनसोधी। वो क्या है कि जमींदारों के काम करते 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 जो है कि नहीं थक जाता है, लेकिन जमींदार बेगार लेने से बाज नहीं आता है। रात है, सर्दी का मौसम है, बसंती को सर्दी लग जाती है, लेकिन इलाज के दौरान वह चल बसता है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। सारे वाल्मीकि समाज मिलकर के उसको दफना करके आ जाता है। बसंती को दफना कर जब आ जाते हैं और जब घर आते हैं, तो जब जमींदार का जो वहां का लड़का है जिसकी जमींदारी वहां चलती है, वो लड़का अपने 2-3 साथियों के साथ आता है और सदलू के सामने अकड़ कर कहता है कि सदलू तूने क्या कर दिया? बोल क्या कर दिया सब? उनको जिस लड़के को तुम दफना करके आए, उसे दफनाते थे उनको, जिस लड़के को तुम दफना करके आए हो, इसका मुंह तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मुंह तो दफनाया जाता हो तो महंतों को दफनाया जाता है, साधु संतों को दफनाया जाता है, बड़े जो राजा महाराजा थे उनको दफनाया जाता था। इस तरह से ऐसे कैसे दफना दिया? इस लाश को बाहर निकालो और उसे वापस औंधा करके दफनाओ। देखिए वो कहानी कहां जाती है। सारे जो है वाल्मीकि समाज, दूसरे समाज बात को सोचते यार ये क्या होता है। वो जब नहीं मानते तो जो जमींदार का लड़का है वही 2-4 साथियों को ले जा करके उस लाश को उठेरने की कोशिश करता है। फिर ये सारे जो है जिसमें दलित वर्ग है, यहाँ वर्ग बन जाता है, जिसमें वाल्मीकि भी है, धानक भी है, चमार भी है, दूसरे लोग भी है, कोली भी है, सारे मिलकर के साथ जाते हैं और छोरे को मारपीट कर भगा देते हैं। अब क्योंकि ये तो उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। फसाद में फसाद ये है, फसाद स्वाभिमान का है। फसाद ये है कि जब वो ये तो जो उसके स्वाभिमान की लड़ाई की लाश को जो दफना दी गई है, बात कहानी की है, जो दफना दी गई है उसको वापस कैसे निकालें? और मानो लाश तो लाश होती हो तो मिट्टी हो गई। लाश किसी की भी हो, किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, समुदाय की, लाश तो लाश ही है, कैसे भी दफना हो उसको, ऊपर नीचे क्या होता है ये। लेकिन नहीं, लाश क्योंकि ये दलित की लाश है, शूद्र की लाश है, वाल्मीकि की लाश है, इसको जो है सीधा कैसे दफनाया जाएगा, इसको औंधा दफनाओ। तो वो जो है मारपीट करके उसको भगा देते हैं छोरे को, जमींदार के छोरे को, और दूसरे छोरे वही भाग खड़े होते हैं क्योंकि उनमें बहुत क्रोध आ जाता है वाल्मीकि समाज में और दूसरे जो समाज है उनमें। अगर हमारी तो मुर्दे की भी जब दुर्गत होगी तो हम कहाँ जिंदा रहे, तो अपने जिंदगी को पूरे दाव पर लगा करके उनको भगा देते हैं। अब क्या होता है, वो तो भगा दिए, लेकिन जो ये वर्ण व्यवस्था का वर्ग है उसके स्वाभिमान को बड़ी चोट लगती है, जात दरकने लगती है। जात लगता है कि जात को नीचा दिखा दिया गया है। तो पंचायत होती है, पंचायत होने के बाद में पुलिस में केस होता है, वो सदलू उसके दोनों लड़कों को पुलिस ले जाती है, सजा होती है। देखिए आप, इसी में सजा होती है। सजा होने के बाद में 1 साल के बाद में फिर कोई दूसरा, उस समय जो है ना, क्योंकि कहानी आजादी से पहले की पृष्ठभूमि पर है, तो सजा होती है, तो 1 साल तक सजा होती है। तो जब वो दूसरा जज जो आता है, पहले जज तो ब्राह्मण था, वो तो बदल गया, और जो नया आता है
तो उनको लड़कों को सदलों को सबको बरी कर देता है कि तो केस ही नहीं बन रहा है। हमारे ईसाई में तो कैसे भी दफनाओ, उसको दफना देते। ये क्या है कि मुर्दे के बीच में भी जात आ गई बीच में। अब नीचे दफनाओ, नीचा कर औंधा दफनाओ, सीधा दफनाओ, तो उसको बड़ा गुस्सा भी आता है, उनको जो है ना बाइज्जत बरी कर देता है। बरी तो कर देता है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो फिर नाराज हो जाते हैं और उनको जो भगाने की कोशिश करते हैं, यानी भगा देते हैं। लेकिन जब, क्योंकि ये तो कास्ट ऐसी है, सेवक जातियां हैं, सेवक जाति के बगैर उनकी जमींदारी बेकार है। जमींदार तो इसलिए जमींदार है कि उनके सेवक हैं। सेवक नहीं तो कहां से जमींदार हो जाएंगे, जमींदारी खत्म हो जाएगी। तो सेवक चाहिए थे, तो वो तो भगा दिए, लेकिन दूसरे जो सेवक आए उन्हीं जातियों के जो चली गई वहां से, उन सेवकों ने कहा कि हमारी जो मुर्दा होगा जो हम कैसे भी दफनाएंगे, कैसे भी जलाएंगे, इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में यही होता है कि उधर कोई देखता भी नहीं है और इस बात का कोई फसाद नहीं होता कि मुर्दा औंधा दफनाया गया है या सीधा सीधा ही मुंह करके दफनाया गया है। तो ये कहानी उस समय के परिवेश को, मुर्दे के साथ जो भेदभाव है व्यक्ति के साथ नहीं, जो चला गया है, मिट्टी हो गया है, दिवंगत हो गया है, लाश में परिवर्तन हो गया, लाश के साथ भी जाति भेद जो होता है, उस कहानी को, ये कहानी जो बड़े सलीके से सामने लाती है और वहां का जो पृष्ठभूमि है उस भावभूमि को भी हमारे सामने बड़े सलीके से लाती है। अब किस प्रकार का जो उस समय की भावनाएं थी और किस समय की जो है उस समय की पृष्ठभूमि थी और किस तरह के दलित का जीवन था कि मुर्दों के साथ भी दुभांत होती थी। तो ये इस तरह की ये कहानी है, तो मैंने आपको ये बताई। अब जो है क्योंकि समय भी आपका हो गया है, तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं तैयार हूं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछना चाहे तो पूछ लें, अन्यथा तो जो है करते हैं। और कुछ कोई बातें और होंगी तो फिर मैं और बता दूंगा, क्योंकि 5 बजने को है कोई क्वेश्चन आपका? सावरिया सर, बहुत आपने इफेक्टिव बोला और बहुत सारी चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला। लेखन की आपने बात करी, अपनी लेखन यात्रा से आपने सबको परिचित करवाया। फुलवा कहानी से लेकर दलित की पहली कहानी पर आप आए और सबसे बड़े पायदान पर जब आप खड़े हुए वो था समाज की विडंबनात्मक जो स्थिति है, जाति जिस रूप में समाज में व्याप रही है, जिंदे के साथ साथ तो है ही, पर मरे हुए व्यक्ति को भी जिस रूप से उसकी साधारण भाषा में कहें तो मिट्टी पलीत जिस तरह से करी जा रही है जाति के कारण, उस पर आपने प्रकाश डाला और दलित पहली कहानी से भी परिचित करवाया। बहुत बहुत ज़बरदस्त बोले सर आप। और मित्रों, आप में से भी जो भी साथी क्वेश्चन करना चाहे स्वागत है, अपनी बात कह सकते हैं। कुछ भी कोई सवाल हो, क्योंकि सर को थोड़ा जल्दी निकलना है। शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा। जी जी सर, जी सर। सर, आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें रहीं और हमने भी आपकी कुछ कहानियां पढ़ी हैं और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आपके ऊपर भी पहले भी एक व्याख्यान करवाया था, तो ऐसी बातचीत चलती भी रहती है। तो आपने जो पूरी की पूरी जो दलित की अवधारणा के बारे में बात की, समाज के बारे में बात की, कुछ बातें मेरे जहन में आती हैं कि शोषण तो हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन क्या शोषण सिर्फ सवर्ण और शूद्र के बीच ही है? क्या जो स्वर्ण जातियां हैं उनके बीच में आपस में शोषण नहीं है? क्या जाति का शोषण नहीं है या आर्थिक शोषण नहीं है? और जो दलित जिनको कहा जाता है, जिनको एक शब्द के अंदर ही पिरो दिया जाता है, चाहे वो चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, और उन्होंने अपने अपने समाज बना लिए, जैसे आपने भी बीच में कहा कि वाल्मीकि समाज, जबकि वो एक जाति है। बहुत सी जातियां मिलकर एक समाज बनाती हैं। तो जब शोषण है ही हर जाति के बीच में है, ब्राह्मण के जाट के बीच में भी है, जाट और चमार के बीच में भी है, चमार और वाल्मीकि के बीच में भी है। बहुत चमार जाति भी एक ऐसी जाति है जो अपने से सभी को अपने से नीचा मानती है और औरों के साथ वो इतना भेदभाव करती है कि जैसे ब्राह्मण उनके साथ करते हैं। तो जब उनके बीच में ही इतनी दरार है, इतनी लंबी खाई है जो आज तक नहीं भर सकी है और वो फैलती ही जा रही है। अभी इलेक्शंस के टाइम पे भी ये सब चीजें हरियाणा में देखी गई हैं कि जाति किस प्रकार से अपना काम करती है। तो जो दलित शब्द की प्रासंगिकता है या इसकी जो अवधारणा है,
ये कहाँ तक सही रह गई है, या फिर दलित जो शब्द है क्या उसका प्रयोग अभी जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और दलित शब्द के केंद्र में कौन है? मैं आपको पहले तो आपके दो प्रश्न एक साथ आ गए हैं। पहले तो एक आपने पूछा है कि शोषण सभी का होता है, ठीक है ना। जी। अब शोषण भी दो तरह का है। एक तो जो पारिश्रमिक है, आपका परिश्रम है, उसका शोषण। एक है आपका मानसिक शोषण। बस जैसे मान लो कि कोई ब्राह्मण है, वही मजदूर है, जो मान लो कि वाल्मीकि समाज का भी मजदूर है। अब जो है वाल्मीकि समाज के को तो वो मालिक दूर रखता है, लेकिन जो ब्राह्मण है उसको अपने रसोई तक भी ले जाता है। दोनों मजदूर हैं, दोनों मजदूर। उसको तो अपने नजदीक बैठा लेता है, उसको दूर बैठाता है, उसका पानी अलग रखता है, उसका कप अलग रखता है। ये तो हमने देखा है ना, क्योंकि हमने मजदूरी की है। अब ये जो मानसिक शोषण है, ये उस परिश्रम का जो शोषण है उससे कहीं बहुत आगे चला जाता है, क्योंकि ये सीधा मस्तिष्क पर चोट करता है। ये शोषण जो है, मान लो किसी छुआछूत बरतों के दूर ही बैठ, दूर बैठ। अब ये दूर बैठना ही आपको कितना पीड़ा पहुंचाता है, कितना पीड़ित हो गए आप मानसिक रूप से। आपका हाथ का कोई छुए नहीं, आप तो उसका जो है नमस्कार करते रहे, और आप वो अगला जो दुत्कारता है, किस कारण? केवल जात के कारण। अब जो ब्राह्मण का जो मजदूर है, ब्राह्मण मजदूर है, उसको तो नजदीक, और जो उसी वो काम कर रहा है, वही फावड़ा चला रहा है दलित वर्ग का, वो दूर। तो ये मानसिक शोषण है, मानसिक उत्पीड़न है ये। तो इनमें दोनों में बड़ा अंतर है, जात को लेकर के। दूसरी बात जो आपने कही है कि चमार और वाल्मीकि, इनमें बड़ा अंतर है। मैं कहा करता हूं मैं कि जो मेरा एक नाटक है उजास, उस नाटक में मेरी एक लाइन गई है। लाइन क्या है? जिसके हाथ में झाड़ू होगी वो दूर बैठेगा ही, जिसके हाथ में कलम होगी वो नजदीक आएगा ही। तो हुआ क्या, डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन चला, शिक्षित बनो, जो गंदे धंधे छोड़ो, मैला उठाना छोड़ो, तो जो चमार वर्ग है उसने तो उस बाबा साहब का जो सिद्धांत था, उनका जो आह्वान था, उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जो वाल्मीकि जो समाज है वो उनसे चूक हो गई, वो उनको स्वीकार नहीं कर पाया, और इसलिए हुआ कि वो शिक्षा के ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाया, शिक्षा से वो वंचित होता रहा, क्योंकि वो झाड़ू उन्होंने छोड़ी नहीं। जैसे मान लो एक समय चमार भी अपना धंधा करते होंगे, लेकिन वो धंधा उन्होंने सारा एकदम छोड़ दिया। छोड़ते ही वो कहाँ जाए? क्या तुम मजदूरी करो, शिक्षा ही जुड़े? तो हमारी जो एक पीढ़ी जो है, जो हमारी जो पहले वाली पीढ़ी है, उसने मजदूरी कर ली, लेकिन उसने मजदूरी करते हुए भी समझदारी कर दी कि हमारे हाथ में कलम थमा दी, हमारे हाथ में कलम थमा दी। और जो वाल्मीकि समाज है वो झाड़ू को, मतलब कम से कम 70% वाल्मीकि समाज झाड़ू को छोड़ना नहीं चाह रहा। जिस दिन झाड़ू छोड़ देगा वो शिक्षा से जुड़ेगा, तो जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, बात तो जो है ना, अलगाव तो अपना पैदा रहेगा। क्योंकि दरअसल क्या है कि ये जो काम धंधा है ना, इससे भी थोड़ा सा जो है परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, चमारों के हाथ में कलम आई तो शिक्षित होने से तो चीजें और अच्छी होनी चाहिए थी। मतलब शिक्षित हो गए और फिर ये भेदभाव ज्यादा बढ़ गया कि भाई हम अच्छे हैं और ये बुरे हैं। देखो भेदभाव को देखो, समाज के साथ साथ राजनीति भी तो बढ़ा रही है ना। राजनीति कहाँ कसर छोड़ रही है? वो भी किसी को जो है ना कोई टिकट देती, किसी मान लो तो वो जाति को उस समय वहां जाति के वोटों को देख करके देती है, जाति के कैंडिडेट को देकर देती है। जाति आज मतलब जो जाति को खत्म, तो ये राजनीति नहीं करने दे रही, समाज खत्म करना देना चाह रहा है। अब ये डीएससी क्या है? मान लो कि श्रेणी में श्रेणी, आरक्षण में आरक्षण। अभी जाति तो अपना और बढ़ेगी, आपस में जो द्वेष ही पैदा होगा भाई, आरक्षण में आरक्षण। तो ये कौन कर रहा है? ये राजनीति। तो ये राजनीति जो है ना, ये जाति को खत्म नहीं करना चाह रही, क्योंकि जब तक ये मतलब राजनीति को ये लगेगा कि जाति खत्म होने लगे, तो ये राजनीति भी खत्म होने लगेगी। सारी जाति की राजनीति शुरू हो गई। अब समाज में इतना भेदभाव तो है, लेकिन राजनीति में कहीं ज्यादा भेदभाव नजर आ रहा है, और राजनीति जो है ना इसको खत्म करने नहीं देना चाह रही, जाति प्रथा। तो सर क्या इसके पीछे जातिहीनता बोध भी है? कोई जो जातिहीनता बोध है, क्या इसके पीछे वो काम करता है
है। जैसे कि किसी को अगर कोई चमार जाति से, अगर हाँ। उसको आप चमार कहेंगे तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो कोर्ट में केस कर देगा या पुलिस में केस कर देगा कि इसने मुझे मार कहा, इसने मुझे नहीं, वाल्मीकि नहीं, कहा, जबकि वो है। अगर उसको वाल्मीकि नहीं, को नहीं, वाल्मीकि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ठीक बात है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन एक भावना की बात होती है। आपने किस भावना से कहा, हे चमार, हे भंगी, अब इसमें कितना अंतर है? इधर आ, बात सुन। तो ये बात तो ये है कि उसकी मानसिकता किस तरह की है, किस मानसिकता से उसने उसको संबोधित किया है। क्या उन्होंने, क्योंकि एक समय तक ये जो है चमार और भंगी, एक समय तक ये गालियां रही। अब जैसे मान लो कि चमारों ने भी अपना इस जाति को छोड़ करके दूसरी जातियां, जैसे मेघवाल बन गए, हमारे इधर तो बैरवा बन गए, बलाई बन गए, बाम्बी बन गए, लेकिन चमार से निजात पा ली, काम भी छोड़ दिया और जात भी छोड़ दी। इसलिए वाल्मीकि समाज ने भी जैसे मान लो जो इन्होंने भी जो है अपनी जात छोड़ दी, लेकिन जात छोड़ने के बाद में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो झाड़ू नहीं छोड़ पा रहे हैं। झाड़ू जिस दिन छोड़ देंगे वो शिक्षा से जुड़ेगा और उनका विकास होता चला जाएगा। मैं निश्चित रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहा करता हूं कि जो मान लो जो पात्र है हमारी कहानियों के, हमारे कहानी के जो पात्र हैं उनके बारे में कहा करता हूं कि वे कहानी का, दलित कहानी का पात्र कैसा होना चाहिए। मैं कहा करता हूं कि कहानी का पात्र चाहे जाति से कितना छोटा हो, लेकिन उसके प्रवृत्ति पीपल के बीज जैसी होनी चाहिए। पीपल का एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ कर भी उग जाता है और अपना आकार लेता जाता है। तो जो ये प्रवृत्ति है इसको हमें बदलना भी पड़ेगा। जो दीनता की भावना है उससे ऊपर भी तो उठना पड़ेगा। और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उठ रहा है। एक समय था हमारे जो बाप दादाओं का समय था पूरा शोषण में निकल गया। हमारा जो समय है, उनके जो बाद की पीढ़ी आई है, उसका समय संघर्ष में चला गया। पूरा संघर्ष किया हमने स्थापित होने में, पढ़ने में से लेकर के मकान बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक। अब जो हमारे बच्चों का जो समय आया है उनका स्थापना का समय आ रहा है, तो अब इस स्थापना की तरफ भी देखना है। अब ये किस प्रकार से जो है कि नहीं, हम जिस मूल्य बोध को लेकर के, जिस भावना को लेकर के, जिस विचार को लेकर के और जिस इच्छा को लेकर के हम यहाँ तक बढ़े हैं, कम से कम हमारे बच्चे जो हैं उसको, जो हमारी धरोहर है वैचारिक, उसको संभाले रखें। तो ये तो क्या सर, जो स्थापित करने की बात है, तो क्या सिर्फ दलित शब्द से स्थापित हो सकते हैं या फिर जाति के ऊपर बात होनी चाहिए कि भाई हाँ, दलित शब्द को छोड़कर जाति के ऊपर बात हो, जितनी भी जाति? सर ऐसा है मित्र, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा क्वेश्चंस को हम एक या दो लड़ी में ही खींचे, क्योंकि अदर मित्रों को भी थोड़ा अवसर दिया जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, समझ गया थोड़ी मैं। व्यापकता में हो जाए। एक ही बात को हम थोड़ा सा, मतलब लेखक को, वो वक्ता को वो उस तरह का समय भी हम देना चाहते हैं तो थोड़ा खुले गलत की बात वक्ता कर पाए। हाँ, शिक्षा ने जो है ना, जिस शिक्षा ने जाति के स्वरूप को बदला है, ऐसा नहीं है। शिक्षा जहां होगी वहां जो है ना जाति मुंह मोड़ेगी। जो सबसे बड़ा जो शिक्षा, जो जाति को, इस व्यवस्था को जो पराजित करने का जो हथियार है वो शिक्षा ही है। क्यों, हमारे पास तो शिक्षा की सबसे बड़ी पूंजी है। क्या है हमारे पास? दलित के पास तो शिक्षा की पूंजी है, और उसके पास है क्या? अगर शिक्षा नहीं है तो दलित रह जाएगा, वरना इस दलित तो उससे ऊपर उठता चला जाएगा। अगर उसका शिक्षा है तो नौकरी लगेगा, बच्चों को नौकरी लगाएगा, अच्छे मकानों में रहेगा, वो अच्छा मकान बनाएगा, उसकी विचारधारा से जुड़ना चाहेगा, उसी मुख्य धारा में आना चाहेगा वो। तो जब तक शिक्षित नहीं होगा तो पिछड़ा रहेगा। तो हम तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना, जो बाबा साहब ने कहा है। वो कोई भी जाति हो, केवल इसमें दलित का मतलब नहीं है, सबको शिक्षित होना चाहिए। दलित है क्यों, शिक्षा तो सबके लिए है, सबको शिक्षित होना चाहिए। सबके लिए कहा बाबा साहब ने, तो शिक्षित बनो। तो ये बात थी। तो आपने जो है मुझे इतना समय दिया गुरुजी, और आपने इतनी तन्मयता से मुझे सुना। कुछ और क्वेश्चन? सौरभ बात रखना चाहता है सर अपनी। सौरभ जी 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 जी, सौरभ रखो भाई। सौरभ जी जी। सर मैं बस में हूँ, इस वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज आ पा रही है? मैं लिख के सर प्रश्न पूछ सकते हैं। आवाज, हाँ बताओ। हाँ सौरभ बताओ। सर मेरा ये प्रश्न था कि बदलते समय में दलितों के साथ जो शोषण का रूप है ना सर, वो बदला है। जो शोषण उनके साथ पहले हो रहा था, आज
वो शोषण नहीं होकर के उस शोषण का रूप बदला है सर, जो कई बार आपकी कविताओं की कहानियों में भी दिखता है। तो थोड़ा उस शोषण के बारे में बताइए सर, जो आज ही दलितों के साथ हो रहा है, ताकि हम उसी क्षेत्र में जा सके और उस ठीक है। विषय को पढ़ सके। हाँ। दरअसल तो आपने सही कहा है कि जो भेदभाव है उसका भी परिष्कृत रूप है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और भेदभाव हो जाता है। जी सर, नौकरी जी पेशा सर। वालों के साथ भी खूब भेदभाव हो रहा है, समाज में खूब भेदभाव, लेकिन आपको जन नजदीक तो बैठे लग जाएंगे, लेकिन मन के अंदर क्या है वो आपको पता नहीं लगा। वो जो मन के अंदर है, जो कुंठा का भाव है, वो बड़ा भेदभाव है। तो आपने जो है इतना मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत जो है धन्यवाद। नहीं सर, एक हमारे बड़े अजीज मित्र हैं भाई कपिल भारद्वाज जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो कपिल जी, आप सर का आभार व्यक्त करने के लिए एक बार जरूर आइए, और किसी मित्र का भी कोई क्वेश्चन है तो बड़ा संक्षिप्त में सर से आप पूछ सकते हैं आप लोग। जी शुक्रिया शैलेंद्र। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय रतन कुमार सांबरिया जी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि वो हमारे इस वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा बने। और जहाँ तक उनके वक्तव्य की बात है तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगी वो ये थी कि इन्होंने जो आजकल जो आज के जब हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित विमर्श को, तो इन्होंने दो टर्म यूज की यहाँ पर। एक तो वो जो ब्राह्मणवादी दलित हैं, और एक वो जो दलित जो अम्बेडकरवादी है, मतलब अम्बेडकर के आदर्शों को लेकर के लिख रहे हैं। दूसरे वे हैं जो अम्बेडकर को नकार के लिख रहे हैं। काफी कुछ ऐसे राइटर हो गए हैं दलित विमर्श में भी जो बदलती सत्ता के साथ घुल मिलना चाहते हैं, कुछ पद पाना चाहते हैं, लेकिन पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। और अंबेडकर जिस प्रकार से अंबेडकर का विचार पहुंच रहा है, न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि जो चेतना जो है वो सामान्य व्यक्तियों में भी और बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर भी जो अंबेडकर की चेतना जो हम देख रहे हैं, और न केवल दलित जो जातियां हैं उनमें बल्कि जो अगड़ी जातियां हैं उनमें भी काफी लोग जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जो जो हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो चीजें हुई और डॉक्टर अंबेडकर को जिस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन दिया गृह मंत्री, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई पूरे देश में और उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और हो सकता है, और जो हम 2024 का लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो ये जो संविधान बदलने की बात करते थे वो फिर बैकफुट पर आए। तो निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार है वो इसी प्रकार से फलता फूलता रहेगा। हमारे बीच में अभी इसी कार्यक्रम में स्कॉलर्स हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श भी मानते हैं और उनके विचारों पर, उनकी किताबों को पढ़ते हैं। और सर आपने जो कहानियां लिखी हैं, मैंने आपकी कहानियों की किताब 2017 में पढ़ी थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, और क्या शानदार कहानियां, फिर क्या शानदार आपने भूमिका लिखी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेकर के और जितने भी मतलब उनकी आत्मकथाओं ने जो झंझोड़ा है हमें, वो निश्चित रूप से हम आपके ऋणी रहेंगे। चूंकि मैं अगड़ी जाति से आता हूं तथा कथित ब्राह्मण समाज से भी आता हूं, लेकिन जब मैंने आपकी कहानियां पढ़ी तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हुए। देखा हमने बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप बिल्कुल धरातल से पात्रों को उठाते हैं और फिर अपनी कहानियां एक कथानक बुनते हैं, वो बहुत ही लाजवाब था। और दूसरे अन्यान्य जो दलित विमर्श अम्बेडकराइट जो कार्यकर्ता है उनसे मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी श्रृंखला में आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका शुक्रिया सर। हमें बहुत अच्छा लगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी आपने बातचीत रखी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और सांवरिया सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ शैलेंद्र, बाकी लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। तो हेलो हेलो। हाँ शैलेंद्र जी, आ रही है आपकी आवाज। सांवरिया सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या?
ना ना, अभी तो जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब हो बस गए हैं। अब हो गए हैं। अच्छा, शैलेंद्र, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत इस बाकी विषय में लोग कर सकते कौन हैं। कौन है, थोड़ा एक बार उद्बोधन कर दें, थोड़ा कपिल जी आप थोड़ा बता दें, वो थोड़ा सा रह गई थी बात। आप, पहले डॉक्टर अमरीक जी हैं, वो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में शायद पहली बार जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी अपनी बात अगर रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर अमरीक जी। जी। नमस्कार सर। जी। सर सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आपका। जी। बहुत अच्छा, मतलब काफी चीजें हमें सीखने को मिली रतन कुमार सर से। मुझे बहुत कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा लगा सर। मेरी बातें तो बहुत थी, लेकिन आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने करने था वो आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके कार्यक्रम में जुड़ने में, और फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ सर। धन्यवाद ओके सर। ओके, थैंक यू। शैलेंद्र, जी। अ, मैं और कोई मित्र अगर कोई अपनी बात रखना चाहे दलित साहित्य पे, दलित साहित्य में कोई कहानी पे कोई बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे किसी कहानी को लेकर के, तो स्वागत है। कोई रचना या कोई सृजन या कोई अनुभव ऐसा लगे आप लोगों को जो शेयर करने लायक है तो कर सकते हैं। नरेश, नरेश आप बोल लो एक बार। और सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र भाई, कपिल, सौरव, रवि, अमरीक, अरुण कैरवा सर और इन सबको नमस्ते बोल रहा हूँ। और हम ये शुरुआत जो की है वेबिनार की, वो बहुत अच्छी शुरुआत है। और हर एक लेखक का और एक दायरा है कि किस तरीके से बात रखनी है, वक्ता किस तरीके से, लेखक अच्छा है और वक्ता के रूप में जब हमें बताते हैं सवाल, और अलग अलग अनुभव हैं हमारे से। जैसे अभी रतन कुमार सामरिया सर जुड़े थे, उनका अपना एक अनुभव है, लंबी जो जीवन यात्रा है। और गद्य साहित्य की या कथा साहित्य की जब भी हम बात करते हैं, तो कथा साहित्य में कपिल और सब जानते ही हैं कि हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो हमें व्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है। और इसीलिए जो आप देखोगे जितनी भी आत्म कथाएं हैं, दलित आत्म कथाएं, कहानियां हैं, अलग अलग रूपों में आ रही हैं। और लगातार बहस का जो केंद्र में रहने की बात है किसी भी विमर्श को लेकर के, वो एक नए आयाम और छूती जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, इन चीजों को लेकर के बातचीत होती रहे साहित्य के अंदर। और जो आंदोलन है, कपिल इस बात को एक बार मेरा थोड़ा सा जैसे बात सवाल ये है कि जो आंदोलन जितने भी होते हैं उनका एक बहुत ही जैसे गहरा प्रभाव होता है। जो जैसे अगर कोई जमीन पे दलित आंदोलन चलता है तो साहित्य को भी एक नया मोड़ देगा। जैसे भी किसान आंदोलन है, इस तरीके के ये सवाल हैं और जरूरी भी है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ज्यादा कुछ ना बात रखते हुए हम्म। सबका धन्यवाद। थैंक यू भाई नरेश, बहुत अच्छा तो लगा। कपिल जुड़ते जी, हैं तो हमेशा। कपिल जी कुछ दलित कहानियाँ और नए पक्षों को भी ओपन करती है। जैसे अ, एक जो दलित कहानियाँ जब आरंभ हुई थी तो नई कहानी का दौर भी था, और नई कहानी में जो स्वर थे वो अलग स्वर थे, और दलित कहानी के स्वर बिल्कुल डिफरेंट स्वर थे। परंतु बहुत सारे विरोध का सामना करके भी दलित कहानी, दलित कथा साहित्य बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ा। और आत्मकथाओं का यद्यपि आज बहुत जिक्र नहीं हुआ, फिर कभी इसका जिक्र जरूर किया जाएगा, किसी और वेबिनार में हम इस चीज़ को जरूर शामिल करेंगे। और मित्रों देखो, एक कहानी थी, उमेश कुमार सिंह की कहानी थी, एक रात का फासला। उस एक रात का फासला कहानी में उमेश कुमार, वहाँ एक प्रथा थी कि जो पहली रात होती थी किसी भी वधू की, उस रात उसे ठाकुर के वहाँ जाना होता था। परंतु उमेश कुमार दिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी की जगह वो लड़का चला गया, और उसने ठाकुर के नज़दीक आने पर उसकी गर्दन जब तक दबाई जब तक गर्दन टूटी नहीं, ठाकुर मरा नहीं। अब थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के मरण की बात पे, फसाद की बात
सांवरिया साहब कर रहे थे, 25 चौका 150 जो कहानी है वाल्मीकि साहब की, उसको उठा ले, या फिर हम शव यात्रा एक कहानी है वाल्मीकि जी की ही, बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है ये भी। एक खानाबदोश उनकी कहानी है, खानाबदोश कहानी में भी यही उत्पीड़न है। ये सारी कवायद किस चीज़ की है मित्रों? ये सारी की सारी जो कवायद है वो रिहेबिलिटेशन की है, कि रिहेबिलिटेट कैसे हो, दलित को पुनर्वास कैसे मिले। और ये पुनर्वास केवल शहरों में दौड़ लेने का ही पुनर्वास नहीं है, शहरों में उनके सामने दूसरी तरह के चैलेंजेस हैं। शहरों में इनकी ही भय नाम की एक कहानी मुझे ध्यान आ रही है, थोड़ा सा समय और ले रहा हूँ आप लोगों का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भय कहानी है, उसमें इस बात पर भयभीत है एक आवरण व्यक्ति, दलित व्यक्ति, कि कहीं जो है मेरी जाति समाज के सामने ना आ जाए और सारा जो है मेरा भांडा फोड़ ना हो जाए। एक बार एक कहानी है, उसमें जो है दो मित्रों के बीच मित्रता होती है, शादी तक की बात हो जाती है, अपनी बेटा बेटी की शादी तक की बात होती है। परंतु जब पता लगता है एक स्वर्ण को कि ये दलित है, जिसके लड़के से मेरी लड़की की शादी होने जा रही है, तो उसको वो कमीना कहने लग जाता है। तो इस तरह की विडंबना दलित कहानी ने लिखी है। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई क्या दलित को दलित कह दे, चमार को चमार कह दे, धानक को धानक कह दे, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है मित्रों, हर उस शब्द से दिक्कत है जो आत्मा पर चोट करता है। मुझे कोई अंधा कह दे, ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है, नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु दिक्कत है, बुरी बात है, क्योंकि किसी भी विकलांगता या किसी भी जाति को अगर समाज छोटा मानता है और हम उसी संबोधन से सामने वाले को संबोधित करते हैं, तो वहां नाम और रूप की गुणवत्ता की बात नहीं होती है, वहां बात है सोशल स्टेटस की, कि इस चीज का सोशल स्टेटस क्या है, ये बात कहां तक किस रूप में पहुंच रही है। एक बात और हमें समझनी पड़ेगी, जो प्रासंगिकता है ना, उसका अपने मन में प्रमाद भी नहीं होना चाहिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता हर उस चीज की है जो आज को प्रभावित कर रही है। प्रासंगिकता हर उस चीज की है जो हमारे चारों वर्णों को या चारों वर्णों में बहने वाली जातीय परंपराओं को जितने जितने रूपों में प्रभावित कर रही है। खैर, राजनीतिकरण की बात हम लोगों ने कर ली। दलित जो कथा है उसने कुछ नए परिप्रेक्ष्य भी छुए हैं। जैसे पहले विदेशों में गमन की जो बात होती थी उस पर कोई बात नहीं हुई थी, परंतु विजय नावरिया जो है उनकी कहानी आवरण कहानी में जो है विदेश गमन की भी बात हुई है। उनकी ही एक कहानी है मित्रों, संक्रमण में सेक्स भी है। दलित कहानी ने नए नए बिंदुओं को भी छूने की कोशिश करी है मित्रों। और अनुदित साहित्य पर आज बहुत खुल करके बात नहीं हो पाई, क्योंकि कल बात हो रही थी मेरी संजीव जी से, मैं कह रहा था कि सर इस विषय पर वेबिनार है, तो बोले इस तरह के विषय पर हमें कई वेबिनार करने पड़ेंगे। तो इसकी मुझे आशा है और अपेक्षा भी है कि हम कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम सब जुड़े हैं, साथ एक दूसरे के साथ हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा। आप में से भी कोई भाई दलित कहानी में या दलित कथा साहित्य में कुछ ऐसा लगे आप लोगों को जो नया है, वो कह सकते हैं। और कोई क्वेश्चन भी लगता हो तो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आदरणीय कहरवा साहब से भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर समय है तो सर आप भी दो बात कह सकते हैं, स्वागत है। मैं एक सेकंड सर, सॉरी कहरवा सर, शैलेंद्र आपने जो बात कही है ना, जिस पे उंगली रखी है, बहुत ही शानदार। और कपिल गुरुदीप भाई ने कहा कि दलित कहने से या चमार कहने से या वाल्मीकि कहने से इसमें क्या हो जाता है। ये जो जाट कहने से जो विस्तार है, जो एक तरीके से दम्भ आता है, और जो वाल्मीकि या चमार या जो भी तथाकथित नाम हमने जो धारण करे हुए हैं, उनको लेने से जो सिकुड़न है, जो आत्मा में एक तरीके से जो चुभन है और एक जो शर्म महसूस या उसको एहसास कराया जाता है, ये इस बात का ही फर्क है। शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे। जी 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 जी। एक बात और सांवरिया साहब कह रहे थे कि जो
युग परिवर्तन है ना, वो संविधान के सृजन के बाद हुआ है, संविधान बनने के बाद हुआ है। नहीं तो पहले के कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, जो भी नाम है सब यूटोपिया है। तो लेखक ये बात करते हैं या कोई समाज ये बात करता है तो बहुत बड़ी बात करता है। ये बात कहने के लिए आज 2024-25 का दौर आना पड़ा है। हीरा डोम का वो समय देखो 1914 का, जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कबीर की वो बात देखो, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रैदास जी की बात देखो, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब व्यक्ति से व्यक्ति आंखें मिला करके बात कहने का साहस कर पाता है, वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदरणीय कैरवा साहब, आप बोल रहे थे, मैंने थोड़ा सा बीच में व्यवधान डाल दिया। जी सर, जी। नमस्कार साथियों, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह के विमर्श की एक श्रृंखला को अपने बीच में देखते हुए। वेबिनार भले ही है लेकिन हम खूब इसमें हिस्सा ले पा रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं घर बैठे हुए। इस तरह की चर्चा को सुनना, समझना, अपने आसपास के परिवेश से जोड़ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दलित साहित्य और दलित विमर्श ये मौजूदा दौर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि समाज को एक इस तरह के चिंतन से जोड़ता है, इस तरह की चेतना से जोड़ता है, जो स्थितियां भुगती हैं लोगों ने और जो भुगत रहे हैं, उसको उजागर करता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ये चीज संभव हुई है और पढ़ने से हम सब अपने आप को बदलता हुआ खुद महसूस करते हैं। हम जिस भी उससे हैं, वर्ग से, समुदाय से, जाति से, लेकिन हम जो साहित्य की, दलित साहित्य की मूल चेतना है, जो एक लक्ष्य है समतापूर्ण समाज के निर्माण का, उस चेतना से हम लैस हो रहे हैं धीरे धीरे करके ही। बहुत सारी कमजोरियां हैं लेकिन हम सीख रहे हैं। और इस जो ये वेबिनार की श्रृंखला है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक जो ठहराव आता है दिनचर्या में, जिस तरह से आप जो स्कॉलर हैं वो तो लगातार निरंतर पढ़ते हैं, हमारे जैसे जो कुछ बच्चों में काम करते हैं तो कई बार ठहराव आता है और समय नहीं दे पाते हैं पढ़ने को। तो एक चीज पैदा होती है कि हमें भी पढ़ना समझना है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और ज्यादा समझने की जरूरत है। आप साथियों को साधुवाद, इस तरह के विमर्श के आयोजन आप निरंतर कर रहे हैं और लगे रहें। शैलेंद्र जी, कपिल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। कपिल जी, अगर आप भी कोई बात कहना चाहें, आपने अंबेडकर जी पर आपका काम है और दलित साहित्य के उपार्जन में भी आपका बड़ा। जयपाल जी हैं हमारे पास और मंगतराम शास्त्री जी हैं। अच्छा। वो वरिष्ठ हम कवि भी हैं और मतलब लेखक हैं और लेखकीय सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रख दें संक्षिप्त में। मैं अपनी बात पहले ही रख चुका हूं, तो इनकी बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जयपाल जी, सर स्वागत आपका। आप इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं कि आप किस प्रकार से देखते हैं दलित विमर्श को, और क्या लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं पहले से, 15-20 साल पहले जिस प्रकार का माहौल था, और आज के समय में आप डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता को किस प्रकार से देखते हैं सर? तो असल में मैं उनका जो रतन कुमार सांबरिया जी का की बात तो नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं किसी कारण से लेट ही शामिल हुआ। लेकिन उनकी कहानियाँ
पढ़ी है और उनकी कुछ बातचीत मैंने सुनी बाद में, जब वो बोल चुके थे और फिर प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो बहुत ही ये एक ऐसा विषय है जिसके बहुत सारे सवाल हैं और उनके बहुत सारे उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं, जो भी इनसे सरोकार रखते हैं इस प्रकार के शोषण से जो समाज में हुआ है। और ज़्यादातर जो लेखक हैं जो बहुत गंभीर हैं, वो इस विषय को छुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि 20 से 25% जो दलित समाज है वो हमारे आसपास है, गांव में भी और शहर में तो बस्तियां बनी हुई हैं, उनका अलग अलग नाम है, कहीं माजरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और जब हम देखते हैं अपने हिंदी साहित्य को तो हमें ये बड़ी हैरानी होती है कि आपकी नज़र सारी तरफ चली गई, आपने सब कुछ खोद दिया, लेकिन आपके अंग संग जो एक समाज जिन हालातों में वो जी रहा था, जब से हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल बताया जाता है और फिर उसके अलग अलग भाग किए जाते हैं, उसमें चाहे रामचंद्र शुक्ल का हो या किसी और का इतिहास रहा हो, और हम खुद भी उन सारे रचनाकारों को देखते हैं, वहाँ दलित की बात पूरी तरह से गायब है। ना तो वो रचनाकार के तौर पे आ रहे हैं और ना ही जो गैर दलित रचनाकार हैं वे उस बात को सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं, हो सकते हैं। कुछ बातें निराला जी ने उठाई, कुछ प्रेमचंद ने भी उठाई हैं, प्रेमचंद तो कहानियां लिखी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और 100 साल पहले की जो दलित समाज के साथ जैसा उत्पीड़न था वैसा अब नहीं है। ये समाज का जो विकास हुआ है और शिक्षा आई है उसके कारण से है। हमें साथ साथ पूंजीवादी जो विकास है और जो औद्योगिक विकास हुआ है उसमें हमको सबको साथ साथ रहने का अवसर मिला और एक दूसरे की समझ से हम इसमें आगे बढ़े और जातिवाद काफ़ी हद तक कम हुआ। लेकिन जो हमारे खेती संबंध थे, कृषि संबंध दलितों के साथ, वहाँ पे उत्पीड़न पहले था और वहाँ अभी भी बचा हुआ है। वो जो खेती और काम करते हैं वहाँ अभी भी बचा हुआ है। और मैं खुद भी कुछ मैंने कविताएं लिखी हैं और भी कुछ साथी हैं जो इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये समझता हूँ कि जिस प्रकार जो गैर दलित लेखक हैं, गैर दलित बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को इस विषय को और भी ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी समझ करके उनका उठाना इसको बनता है और उनकी बात समाज ज़्यादा गौर से सुनता है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि हम दलित की बात को उतना महत्व नहीं देते। ये अलग बात है कि गैर दलित व्यक्ति जब अपनी बात साहित्य में रखता है या और लेख के माध्यम से या किसी अन्य कला की जो विधि है, नाटक है या कोई और है, किसी भी तरह से वो हस्तक्षेप करता है, उस पे कुछ आपत्तियां दलित लेखकों को, दलित चिंतकों को हो जाती हैं। लेकिन इसमें संवाद रहना चाहिए। आपत्ति हो सकती है लेकिन अगर संवाद रहेगा तो ये बातें समझ में आएंगी। मतलब ये हुआ कि ये हमारा सभी जो गंभीर
चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो किसी भी तरह से बुद्धिजीवी हो, उन सब का इकट्ठा अगर हम प्रयास करेंगे तो ये जो समस्या है वो जल्दी हल होगी। और उनकी संवेदना को, जो जिस उत्पीड़न को उन्होंने सहा है, वो तो निश्चित रूप से वही लोग जो हैं महसूस कर पाते हैं, और उसको अभिव्यक्ति जो वहाँ दलित आत्मकथाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकट की है वो और जगह नहीं थी। तो ये कुछ बातें मैंने आपको सामने रखी हैं और ये आती भी रही हैं, लगभग वही बातें हैं। तो आपसे बातचीत के माध्यम से मेरे दिमाग में जो बात आई तो मैंने वो रख दी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बातें, ज्ञानवर्धक लगी, दोबारा से सोचने को लिए मजबूर करती हैं। सांबरिया साहब भी अच्छा बोल रहे थे, आप लोग बहुत बढ़िया, आपका प्रयास है। और मुझे लगता है कि भाई आगे भी थोड़ा बहुत इस पे, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, आप इस विषय को आगे भी किसी रूप में रखते रहें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, जिस तरह का आपको लगा आपने बात कही, खेती संबंधी बात आपने करी, और दूसरी बातों में जहां आपको कमी दिखी या खासियतें दिखी अपनी बात कही। आदरणीय शास्त्री सर से मैं आग्रह करता हूं कि सर आप भी दो बात कहिए जो आपको लगता है दलित साहित्य के विषय में। शास्त्री सर। पहले तो सबको नमस्कार। और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसमें जो अग्रणी भूमिका में साथी हैं, कपिल, शैलेंद्र, अरुण और सबके नाम की बात नहीं है, नरेश हैं, मतलब सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह के वेबिनार आप लोग कर रहे हो, और कुछ ना कुछ और लोगों को भी का भी ज्ञानवर्धन होता ही है। दलित विमर्श की कहानियों के ऊपर बातचीत हुई, मैं 4:30 बजे के आसपास ही शामिल हुआ था, तो हो सकता है मेरी बात आ गई हो पहले। ये एक दो चीजें हैं उदाहरण के साथ, जैसे एक बार हम लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना गए हुए थे और वहां ये इश्यू आया था, दलित विमर्श के ऊपर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिखने का, जाहिर है कि लिखना भी चाहिए। वहां जलेस के राष्ट्रीय महासचिव उस वक्त थे शिव कुमार मिश्र जी, उन्होंने एक बात कहा, एक टिप्पणी के जवाब में किसी महिला लेखिका ने कुछ इस तरह का इश्यू उठाया था, तो उन्होंने कहा कि भाई निश्चित तौर पे लिखा जाना चाहिए, और जो तबका उत्पीड़न का शिकार है उसका उत्पीड़न लिखा ही जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज छूटी हुई है दलित विमर्श में अभी, और अभी भी छूटी हुई है, वो उन्होंने रेखांकित की कि पूरी दुनिया में आज तक भी, चाहे वो मांसाहार के रूप में कहिए आप, मारा जाता है, खाया जाता है, वो जन्म लेने के बाद, चाहे मुर्गा है चाहे और कोई जानवर है, उसको मार के खाया जाता है। लेकिन कन्या का भ्रूण एक ऐसा भ्रूण है, वो पैदा होने वाला इंसान जिसको पैदा नहीं होने दिया जाता और उसको पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये इश्यू पूरी दुनिया की महिलाओं का इश्यू है, तो निश्चित तौर पर दलित से बड़ा इश्यू है, यानी सबसे बड़ी दलित महिला है। उन्होंने ये एक टिप्पणी खास तौर पे की, और इस मसले पर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिखना चाहिए, इसमें चाहे दलित हो चाहे गैर दलित हो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, वास्तव में ये चीज रेखांकित की जानी चाहिए, और दलित विमर्श पर काम करने वाले लेखकों को भी इस पे काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि गैर दलित जो लोग इस इश्यू पे लिखते हैं, उनकी स्वीकार्यता नहीं है दलित विमर्श में। मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं जो गैर दलित हैं और दलित विमर्श को बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हैं, लेकिन ये है एक समस्या स्वीकार्यता की।
वो मतलब जो है ना पाड़ेबंदी वाला मसला है, बाहर कर दिए जाते हैं। मैं तो खैर कोई लेखक नहीं हूं इतना बड़ा कहानी का। मैंने एक कहानी लिखी थी डोला नाका, हरियाणवी में ही लिखी थी डोला नाका, जिसमें आज के दौर का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें किस तरह से जो चालाक शातिर लोग हैं वो अपना डोला नाका भी बचाए रखना चाहता है, और पॉलिटिकल लेवल पर वो उसको दलित को यूज भी करता है, और अंततः फिर वो डोला नाका यूं का यूं और पक्का होता हुआ उसको दिखाई देता है। तो ये मतलब जो है ना, है इस तरह की बातें कि गैर दलित को दलित विमर्श में शामिल किया जाना, ये अभी बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। और जहां तक बात है अनुभव की, निश्चित तौर पर देखो, जिसके निजी अनुभव हैं, जिसने भुगता है, ज्यादा बेहतर चीजें लेके आ सकता है। मतलब जाहिर है कि मेरी दांती जोड़ी शायद किसी ने नहीं खोसी। मेरी का मतलब मेरे परिवार की महिलाओं की, लड़कियों की दांती जोड़ी नहीं खोसी किसी ने, लेकिन एक दलित की लड़की की दांती जोड़ी जब वो घास काटने जाती है किसी पड़ोसी के, खोस ली जाती है, छीन ली जाती है। तो ये जो भुक्तभोगी जो लोग हैं वो इस बात को ज्यादा बेहतरी से लिख सकते हैं, और लिखी जानी चाहिए भी। हैं कई चीजें, कोई 40 साल पहले तक की भी बात है, खराब तो हुआ है परिवर्तन निश्चित तौर पर। जैसे उठना बैठना, साथ में खाना, क्लास में बैठना, मिड डे मील में शामिल सब लोग। बेशक कई जगह उदाहरण इस तरह से आ जाते हैं कि भाई विरोध हुआ है मिड डे माताओं का, लेकिन फिर भी ज्यादातर साथ में बैठ के बच्चे खाते हैं। लेकिन अभी भी इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं बड़े बड़े बूढ़ों के द्वारा किए गए। कि मैंने अपनी कहानी में भी एक उदाहरण दिया है कि एक बुजुर्ग हैं, वो उनके सीरी जो है वो गंडासे पे सानी काटता है, और सानी काटते काटते उसके माथे का पसीना जो है ना यो पूंछता है वैसे करके, और वो झाड़ता है तो उस बुजुर्ग के हाथ के लग जाता है। तो पहले तो वो वही उसको गाली देता है, और उसके बाद वो पानी का लोटा लेकर के चौतरी पे अपनी कलाई को घिसाता है, पानी डालता है। जब उसको एक दूसरा बंदा पूछता है कि क्या है बाबा या ताऊ, तो वो मतलब बहुत खराब भाषा में कहता है कि इसने चिंटा मारा और मेरे को भी वो कर दिया, भीट दिया। तो है ये चीजें अभी भी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा ने बहुत कुछ दिया है। और अब तो जो ना असरसन बढ़ रहा है भाई। अब ये जातियों के अंदर भी जातियां हैं, और ये ऊंच नीच, वो जो अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये ऐसा मीनार है कि इसमें जाति लांग के दूसरे मंजिल पे नहीं जा सकते। ये जाति के अंदर जातियां भी बहुत सारी हैं, आपस में भी रोटी बेटी का नाता नहीं है। गैर दलितों के साथ तो खैर सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं है। तो बहुत सारे इश्यू हैं, मतलब कई वेबिनार, कई सेमिनार चाहिए होते हैं इस तरह के कामों में, और फिर भी कुछ चीजें वो जो ना चलती रहती हैं नदी के बहाव के साथ साथ, नीचे रुढ़कती रहती हैं बहुत सारी चीजें। प्रयास हैं, आप लोग लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं, और अच्छे प्रयास हैं, अच्छी दिशा में प्रयास हैं। इसके लिए आप सब को मैं पुनः फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद सर, आपने अपनी बात कही, जो आपको ठीक लगा वो कहा। मित्रों, कोई भी रचनाकार अपने काल को संबोधित है, और उसकी अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी उसकी वेदनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं कि वो क्या लिखे, उसको क्या ज़्यादा उपयोगी लगता है। तो खैर चलो, ये विषय बहुत व्यापक है कि क्या लिखे लेखक, किस तरह का लिखे, ये उसकी निजी स्वायत्तता है, निजी उसकी बात है, निजी स्वतंत्रता है, निजी बात है उसकी। खैर, और तब क्या था और अब क्या है, इस पर मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें रवि भूषण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी
कि जैसे संसार की सारी चीज़ें गतिशील है, भाषा गतिशील है, आसपास का परिवेश जो है जो पहले था वो आज नहीं है, नए आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, ऐसे ही यथार्थ भी गतिशील है। जब प्रेमचंद जी लिख रहे थे दूध का दाम, सवा सेर गेहूं, सौभाग्य के कोड़े, उसके बाद जो है वो स्वर रांगे राघव के कब तक पुकारू में नहीं रह पाया, जो नटनियों को लेकर के जो उनका उपन्यास लिखा गया उसमें नहीं रह पाया। और उसके बाद जो लांगड़, राग दरबारी का जो लांगड़ है, जिसके माध्यम से दलित भी है जो और विकलांग भी है, जिसके माध्यम से श्रीलाल शुक्ल जी समस्या रख रहे हैं, वो स्वर फिर वो भी नहीं रह पाया। और आगे जाकर के जब हम वाल्मीकि जी की झूठन से परिचित होते हैं और आज बिल्कुल 1922 में लिखी जो है आवरण कहानी को देखते हैं विजय नावरिया की, तो ये स्वर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बिल्कुल अलग तरह का स्वर हो गया है। तो खैर मित्रों, ये तो अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अपना अपना सृजन है और अपनी 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 टीस है, जिनको लेखक अपने अपने अलग अलग ढंगों से अभिव्यक्त करते हैं। बहुत आप लोगों को आभार जो आप लोगों ने साथ दिया। अगर कोई और भी अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो कार्यक्रम को जो है हम आज यहीं विराम देते हैं और आगे फिर कभी किसी दिन मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और आप लोग जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।